हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप भी जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आशा करता हूँ। और आराम से गर्मी की छुट्टी बीत रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? जैसे आज हम इसमें लेक्चर नंबर 1 रहेगा हमारा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो पूरा चैप्टर तो आज ख़त्म होगा नहीं। और लेक्चर नंबर 1 है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो पहले हम इसको ग्रेविटेशन, पहला चैप्टर जो हमारा है ग्रेविटेशन, तो हम सबसे पहले ग्रेविटेशन को समझते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? तो ग्रेविटेशन जो होता है, तो जाइए एक पेन ले लूँ मैं अच्छी वाली। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज द gravitation is the force by which all objects attract each other। मतलब क्या कहना चाहता है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहता है, गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके कारण सभी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या, कोई दो वस्तु है, देखिए ये दो वस्तु है कोई ब्रह्मांड में। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। जब कोई वस्तु दो वस्तुआं अपने आप को अट्रैक्शन करती हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, तो उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेविटेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, इसमें होता है, मतलब इसका हिंदी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है F=G(m1)(m2) R का स्क्वायर। ठीक है बबुआ, ये आपको, इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। इसी पे ये जो चैप्टर है अधिकतर क्वेश्चन इसी पर बना है, इसलिए हम इसे ज़रूर याद कर लें आप। इसका जो फॉर्मूला है F=G(m1)(m2) अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जो यूनिवर्सल लॉ की डिफिनेशन क्या है हम उसे समझते हैं। दिख तो रहा होगा ना सर? हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects directly proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of the distance
डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसकी हिंदी क्या होती है? हम तो ग्रेविटेशन समझ ली कि एक दूसरे में जब कोई वस्तु अट्रैक्ट करता है, आपस में आकर्षण करवाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब कोई दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों को गुणनफल के समानुपाती कराता है तथा उनके बीच की दूरी को वर्ग क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कराता है, वर्ग व्यक्तुक्रमानुपाती करवाता है। व्यक्तुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब साफ सीधी बात बबुआ क्या होता है? यहाँ जो एफ है ये क्या है? देखिए पहले एफ क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन फोर टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो वस्तुओं के ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उनके किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? उनके देयर मासेस के, उनके द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अभी हम इसको आपको लिख कर दिखा रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम जानते हैं जो ये फॉर्मूला है एफ को क्या कहते हैं? एफ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, टेशनल फोर्स, इसको हम कहते हैं। एफ को दर्शाते हैं रिप्रेजेंटेशन, एफ को मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी को क्या कहते हैं? जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। M1 M2 को कहते हैं मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और R को क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी। ऑब्जेक्ट वस्तु के बीच की दूरी को। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसका अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया इसे मैंने ड्राइव नहीं किया, तो इसको कैसे होता है? इसका जो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स जो है ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, ठीक है बबुआ, जो वहाँ हम बताए थे। और ये हमारा D है, मतलब डिस्टेंस, जिसको हम R से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली अलोंग लाइन जॉइनिंग होते हैं द सेंटर पे, मतलब ये एक दूसरे में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ सेंटर पे आकर जॉइन हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब मैंने जो बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है? जो देयर मास प्रोडक्ट का जो देयर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसे होता है ये आप समझ लीजिए। ये पहले हम क्या फोर्स हमारा जो होता है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 के, ठीक है बबुआ। और जो फोर्स हमारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रम होता है जो होता है R के स्क्वायर के। अब ये क्या है? ये इक्वेशन हम फर्स्ट बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला कैसे बना था? इसे हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे और क्या करेंगे? आप इक्वेशन को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो F इनवर्सली या प्रोपोर्शनल M1 और M2 और नीचे क्या हो जाएगा? इसके R हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब जब ये जो होता है इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल है का चिन्ह है, जब ये नियतांक हटता है तो यहाँ इक्वल का निशान जब होता है तो यहाँ G लग जाता है, M1 M2 और R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का। क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसी का ये क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है बबुआ। इतना आपको याद रहना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। अगर आप इतना नहीं भूलेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन वो होगा।
सही रहेगा। अब आप हाँ ये बात और ध्यान रख दीजिए कि जो ये g का मान होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट g का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या होता है, यूनिट है इसकी। ठीक है बबुआ, ये क्या है, इसकी यूनिट है। और जो जो मास होता है ये केजी में होता है, इसकी यूनिट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ यूनिवर्सल रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, तो देखो इसके कुछ 3 से 4 इम्पोर्टेंट लॉ हैं, उसे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें, द फोर्स दैट बिहाइंड्स अस टू द अर्थ। मतलब इसका मतलब क्या होता है, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है उसको कहते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है ना पृथ्वी से, जो किसी चीज़ को बांधे रहता है। जैसे हम यहाँ चल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो चल रहे हैं, नहीं तो ये देखिए ये पेन क्यों नीचे गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है ना। कोई चीज़ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, देखिए ये। तो दूसरा लॉ क्या कहता है हमें, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। द मोशन of the moon around the earth। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति क्यों घूम रहा है, चाहे पृथ्वी के चारों ओर कोई लॉ होगा ना। तो कौन सा लॉ है वो, इम्पोर्टेंट वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो मतलब अट्रैक्ट करा है ना, बांधा रखा है ना, तभी तो उसके किनारे किनारे घूम रहा है, कहीं नहीं भाग रहा है। इसलिए द मोशन ऑफ, एक और है, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द, सही से लिख नहीं जा रहा है, अराउंड द, किसके होता है, अराउंड द सन के। मतलब क्या कह रहा है, सूर्य की चारों ओर ग्रहों की गति, भैया वो भी तो घूमता है चारों ओर, सूर्य ग्रहों की गति। ठीक है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, इसकी जो डिफिनेशन है, क्या कह रहा है हमसे, द एक्सीलरेशन produced in a falling object due to earth gravity is called acceleration due to gravity। क्या कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जब वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, मतलब ग्रेविटी कहते हैं।
वैल्यू क्या होती है जी की? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब पांचवा है मास एंड वेट। मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार। मास क्या होता है? द्रव्यमान अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ। अच्छा हाँ, ये जो ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है वो मैंने भूल गया लिखना को। जी इक्वल होता है जी इक्वल होता है जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कैसे निकला ये आपको पता है? तो मास काट दीजिए अभी आप मास ना पढ़िए, रुक जाइए, इसको हम बता दें कैसे निकला ये फॉर्मूला। देखो हमने क्या पढ़ा था, एफ बराबर क्या होता है? जी का यम1 यम2 आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। हमने इसके पहले एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, फोर्स चैप्टर। फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम में होता है। तो यहाँ जो एफ है इसी के लिए जगह हम क्या लिख देंगे? एम में लिख देंगे। यम में जी यम1 यम2 आर स्क्वायर। एक एम से एक एम का कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है बबुआ। और ये जो ए जो होता है ये ए को हम क्या जी लिख सकते हैं? पढ़े होंगे इसके पहले वाले चैप्टर को, तो इसे हम जी कर सकते हैं, ये जी हो जाएगा। ये ए जो होता है इक्वल होता है जी के, ग्रेविटी के इक्वल होता है एक्सीलरेशन। तो जब ये कटा तो जी बराबर क्या हुआ? जी यम आर का स्क्वायर। देखिए ये बन गया। तो जी का फॉर्मूला यही होता है। का जो है फॉर्मूला ये तो पढ़ लिया, लेकिन तो ये जो जी की ग्रेविटी की वैल्यू होती है ये कहाँ से आई? 9.8 मीटर पर सेकंड। ये कैसे निकालें? तो हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है उसी पे निकलेगा। इसे हम निकाल के दिखाते हैं आपको। जी बराबर क्या होता है? हाँ, जी1 आर का स्क्वायर, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये जी और ये जो होता है ये ग्रेविटी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है? 11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ठीक है, और ये जो मास होता है ये m जो होता है ये क्या होता है? मास ऑफ अर्थ। इसकी जो वैल्यू होती है इसकी एक फिक्स वैल्यू है। मास ऑफ अर्थ की जो है एक फिक्स वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? 6 इंटू 10 की पावर होती है यार कितना होता है? 24 kg। और ये जो है रेडियस r जो है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये कि इसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? 6 मीटर। अब हम फॉर्मूले इसी क्वेश्चन पे लगाएंगे। जी बराबर कितना होता है? जी एम आर का स्क्वायर। इसी पर हम पुट कर देंगे वैल्यू जो होती है। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होती है? -11। और मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है बाबा, देखिए यहाँ तक सही है ना। और ये जो होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 जो होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इसे सिर्फ अभी हमने पुट किया है, सॉल्व कुछ नहीं किया है बबुआ, नहीं तो दिक्कत में आ जाओ कि भैया ये क्या होता है वो क्या होता है, ये आप सॉल्व कर। अभी हमने सिर्फ रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसलिए कुछ ज़्यादा वो नहीं किया हूँ। अब चलिए तेज़ी से इसे सॉल्व करते हैं। ये 6.67 ये इसका ये है, ये सेम है, तो ये क्या प्लस और माइनस होकर घट जाएगा। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? कितना आएगा? 13 इंटू 6। अब हम क्या करेंगे? ये जो है 6.4 इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 10 की पावर 6, 12 हो जाएगी मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, और अगर हम इसमें जी की वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा? ये हो जाएगा 0.442 इंटू 6 की पावर
10 की पावर 13। ये कैसे हुआ देखो, 7 छंग 42 का 2 कैरी आई 4 6 6 6 36 और 4 हुआ तो 14 होगा, 4 कैरी पॉइंट है, पॉइंट लगाया 6 6 30 और 40 हो गया। देखिए समझ में आया यहाँ 13। और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो होता है 4.69, इसे आप निकाल लीजिएगा और ये होगा कितना हमारा 12 हो गया। ठीक है, और जी यहाँ ये 2 कैरी से ये 2 कैरी हटा जब तो यहाँ 100 यहाँ लगा और 100 यहाँ लगा, तो इससे इसका कहानी ख़त्म। बचा कितना 6, और ये 10 की पावर 13 है और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना निकला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जी जो होता है ऐसा ही रहेगा, 402 इंटू 10 की पावर 13 -12 हो गया 406। ये डिनोमिनेटर ये सेम है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। और जी जब 402 हुआ तो यहाँ 496 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हैं, काटिए 2 से काटिए, 2 2 2 4 0 0 2 2 2 2 4 0 2 4 8 2 2 8 16। ठीक है, कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 9 18। अब इसमें हम ये काटते हैं 2 से, 2 5 जा 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 5 1 जा 5 वहाँ हो गया 0 और ये इसमें मल्टीप्लाई 0 हुआ, 5 2 जा 10 हो गया। ये कितना हुआ 10 2 4 जी। 3 से कटेगा, देखिए नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, रुक जाएगी। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कुछ इतना आएगा 0.0997। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। आप चाहे ना होगा तो आप अगर काट के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। और इंटू यहाँ 10, अभी इतना नहीं आएगा यार, रुक जाइए, मुझे काट के दिखाने दीजिए, आपको काट के दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। रुक जाइए भैया, रुक जाइए 1 सेकेंड, आप लोग काट लीजिएगा। मैंने इसे कैलकुलेटर जब किया तो ये इतना आया, अप्रॉक्सीमेटली आया है, ये अप्रॉक्सीमेटली आया 9.7705। तो इसका मतलब यही होता है कि अप्रॉक्सीमेटली इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना आता है, लेकिन इतना ही माना जाता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली। आप इसे कैलकुलेटर से नहीं तो इसे इतना याद रख कर लीजिए कि इतना, इसको जब हम काटेंगे ये सिर्फ इसी संख्या से कट भी रहा और कुछ कट नहीं रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया नहीं हो रहा है, तो आप इतना मान लीजिएगा। तो अब हम जो अगला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ले धन्यवाद। इसके बाद में एक हम इसका पहले 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, तब तक ले धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है यार, राधे राधे।